आज उत्तर प्रदेश में नई हुकूमत बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर रियासत के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। योगी की हलफ बर्दारी तकरीर में पीएम मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कदावर लीडर शिरकत करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती को भी अपनी हलफ बर्दारी तकरीर में मदऊ किया है। योगी काबीना में कितने वजीर होंगे और किसका पत्ता कटेगा, इस बार कितने नए वज़ीर आला होंगे, ये सारे सवालात हर किसी के जहन में। साथ ही ये सवालात भी आम है कि नई हुकूमत में केशव प्रसाद मौर्य का रोल क्या होगा और दिनेश शर्मा इस बार किस रोल में होंगे। तो योगी आज अपनी दूसरी पारी शुरुआत करने जा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ की हलफ बर्दारी है। तैयारियां तमाम तर मुकम्मल कर ली गई। आज उत्तर प्रदेश में नई हुकूमत बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर रियासत के वज़ीर आला के तौर पर आज हलफ लेंगे। योगी की हलफ बर्दारी तकरीर में पीएम मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई कदावर लीडर शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती को भी अपनी हलफ बर्दारी तकरीर में मदऊ किया है। योगी काबीना में कई सस्पेंस अभी बरकरार हैं। कितने वजीर होंगे, किसका पत्ता कटेगा, इस बार कितने नए वज़ीर आला होंगे, इस पर अभी कुछ साफ नहीं है। ये सारे सवालात हर किसी के जहन में है, लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से इसका कुछ ऐलान नहीं किया गया है। साथ ही ये सवालात भी आम है कि नई हुकूमत में केशव प्रसाद मौर्य का रोल क्या होगा और दिनेश शर्मा इस बार किस रोल में होंगे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां सामान्य नुमाइंदे संकेत इस बार सीधे तौर पर जुड़े। संकेत, आज काफी अहम दिन है। योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी बारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। किस तरह की तैयारियां इस वक्त है लखनऊ में? संकेत, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? संकेत से राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इकाना स्टेडियम में आज हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़्क़िद होगी। आज उत्तर प्रदेश में नई हुकूमत बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी बारी की शुरुआत करेंगे। एक बार फिर रियासत के वज़ीर आला के तौर पर योगी आदित्यनाथ हलफ लेंगे। योगी की हलफ बर्दारी तकरीब में पीएम मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई कदावर लीडर भी शिरकत करने वाले हैं। तो संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो योगी आदित्यनाथ आज दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। लखनऊ में किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं आप? संकेत, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज़ पे हैं इस समय और यहाँ पर अभी फ़िलहाल गहमा गहमी ज़रूर नहीं है, लेकिन अभी कुछ देर बाद यहाँ पर गहमा गहमी होगी। और आज जिस तरीके से यूपी के इतिहास में एक बड़ा दिन है, राजनीतिक इतिहास में, कि 37 साल बाद कोई ऐसा चेहरा जो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है। और 5KD के बाहर जो तैयारियां हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होर्डिंगों से ये बिल्कुल चौराहा पटा हुआ है। भगवामय माहौल है, भाजपामय माहौल है लखनऊ का। और एयरपोर्ट से लगा के इकाना स्टेडियम जहां पर शपथ होनी है, वहां से लगाकर और भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय तक एक स्पेशल रूट बनाया गया है, उसको सजाया संवारा गया है। बिल्कुल संकेत, जो बड़े लीडर हैं बीजेपी के वो तो आ ही रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती को भी आज दावत दी गई है, तो क्या ये लोग भी पहुंचेंगे? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से खुद योगी आदित्यनाथ ने फ़ोन किया है सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को, बसपा सुप्रीमो मायावती को और अखिलेश यादव जो कि सपा सुप्रीमो हैं उनको, कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में वो शामिल हों, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से पहले से ही मना कर चुके हैं। बात देखिए कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी निकल रहे हैं, अभी आवास से निकले हैं, सीएम आवास से, और जा रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव पहले ही सपा सुप्रीमो मना कर चुके हैं कि वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। लेकिन देखना यह है कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस दौरान मुलायम सिंह यादव कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि मुलायम सिंह यादव शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो को भी निमंत्रण भेजा है। 12 भाजपा शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के आने की उम्मीद है, 5 उप मुख्यमंत्रियों के आने की उम्मीद है, उनको निमंत्रण भेजा गया है। वहीं तमाम जो मठ हैं, तमाम जो मंदिर हैं, उनके महंतों को भी बुलाया गया है। संकेत, एक चीज और जानना चाहेंगे कि कितने
मंत्री होंगे, क्या इसका अभी पत्ता साफ हुआ है? किसको वजारत मिलेगी, किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन की तरफ से डिस्कशन हुआ है वो फार्मूला निकाला गया है 50 मंत्रियों का, यानी कि 48 से 50 के बीच मंत्री शपथ ले सकते हैं, योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और उसमें जो दोनों डिप्टी सीएम के पद हैं वो बरकरार रखने की उम्मीद है और उनको रिपीट भी किया जाएगा। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से सिराथू से वो चुनाव हार गए, लेकिन वो एमएलसी हैं और उनको सरकार में बड़ी जगह जरूर मिलनी है। दरअसल वो मौर्य बिरादरी से आते हैं और पिछड़ों को साधने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव, उस लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी तैयारियां की जा रही हैं कि जो मंत्रिमंडल योगी का होगा उसमें वो झलक 2024 की भी नजर आएगी। जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरीके से साधने की कोशिश की जाएगी। चलिए संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। अपोजिशन के एहतजाज का हुकूमत और तेल कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जारी हफ्ते में तीसरी मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेल कंपनियों ने इजाफा किया है। फिलहाल फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में 80 पैसे का इजाफा किया गया है। बैरूनी बाजारों में खाम तेल महंगा होने की वजह से मुकामी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई है। इसी के साथ ही डीजल की कीमत 89 रुपये 7 पैसे फी लीटर हो गई है। माहिरीन के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग की वजह से खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार रहेगा। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां हमारा नुमाइंदा प्रीति इस वक्त जुड़ी है। प्रीति, आम लोगों को राहत नहीं, एक हफ्ते में कई बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, आज फिर 80 पैसे का इजाफा हुआ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये जो बढ़ोतरी है ये पिछले एक हफ्तों में तीसरी बार है। आज फिर पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है जो 80 पैसे की है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन में जिस तरीके से जो युद्ध चल रहा है उसके कारण ये जो पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में जो उतार चढ़ाव है वो इस कारण है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ भारत में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है और जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है तो उसके कारण महंगाई भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पहले जो पेट्रोल डीजल उनका जो 500 रुपए में 2 से 3 दिन का काम चल जाता था, अब वही पेट्रोल डीजल उनको 1000 रुपए भरवाना पड़ता है। यानी कि लोगों की आमदनी तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से महंगाई और ट्रांसपोर्ट का खर्चा लोगों का बढ़ता जा रहा है उस तरीके से लोग काफी परेशान है। लोगों ने साफ किया है कि सरकार को इस पे कोई कदम उठाने चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले से ही काफी ज्यादा है और अगर अब इससे ज्यादा पेट्रोल और डीजलों की कीमतें बढ़ती हैं तो काफी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर एक चीज जानना चाहेंगे, आपने आम लोगों की बात की, आम लोगों ने कहा कि खर्चा बढ़ रहा है लेकिन आमदनी उतनी नहीं बढ़ रही, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन लगातार एहतजाज कर रहा है। दिल्ली में भी एहतजाज हो रहा है, इसके अलावा कई शहरों में भी हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल और कल जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं उसको लेकर भी एहतजाज किया गया, लेकिन हुकूमत पर इसका कुछ असर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अपोजिशन है वो इस पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजलों की कीमतों के कारण महंगाई चरम पर पहुंचती जा रही है, लेकिन जो खास असर है वो नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जो कीमतें हैं, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, जो कीमतें हैं वो एक हफ्ते में तीसरी बार आज बढ़ी हैं और ये जो बढ़त है ये आगे भी जारी रह सकती है, तो कोई असर जो है वो पड़ता नहीं नजर आ रहा है। लेकिन लोगों ने ये अपील की है सरकार से कि सरकार को कोई सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे कि पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में थोड़ी कमी आ सके। जी चलिए प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन बीरभूम तशद्दुद मामले की मरकजी एजेंसी से जांच कराने के लिए दाखिल की गई अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। फिलहाल एसआईटी मामले की जांच कर रही है। अर्जी गुजार ने इस मामले की जांच मरकजी जांच एजेंसी से कराने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में भी मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई है। हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने ये अर्जी दाखिल की है। अर्जी में बीरभूम मामले की तहकीकात मरकजी जांच एजेंसी से कराने की दरख्वास्त की गई। उधर कौमी इंसानी हकूक कमीशन ने बीरभूम मामले का खुद नोटिस लिया है। कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस भेजकर इनसे 4 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया है।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज लोकसभा में दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2022 पेश करेंगे। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली के 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों को एक करने का फैसला किया। काबीना ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। 2012 में बल्दियाती इंतखाबात से कबल दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। इसे 3 कॉरपोरेशनों जनूबी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, शुमाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मशरक़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तकसीम किया गया था। मरकजी हुकूमत के इस फैसले के बाद 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों को एक करने के साथ साथ सिर्फ 272 वार्ड ही रखे जाएंगे, लेकिन मेयर की मियाद कम अज कम 2.5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। वाज़ेह है कि आम आदमी पार्टी मुसलसल मरकज के इस फैसले की मुखालफत करते हुए वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रही है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज अहम समाअत होगी। चीफ जस्टिस की बेंच आज होने वाली समाअत में 55 अर्जियों पर समाअत करेगी जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन की हिमायत व मुखालफत में दाखिल की गई है। सूबे में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट के जरिए कई मामलों में रोक लगाई गई थी। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के SLP MP हाईकोर्ट से जल्द फैसला देने की दरख्वास्त की है। वाज़ेह है कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जहां जबलपुर हाईकोर्ट पे आज अहम समाअत होगी, वहीं हाईकोर्ट के जरिए मामले में अहम फैसला सुनाया जा सकता है। वहीं दूसरी जानिब ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी घमासान भी जारी है। और इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेहताब, मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर आज जबलपुर हाईकोर्ट में समाअत है, कब होगी समाअत और क्या उम्मीद लगाई जा रही है? आदम समाअत 11 बजे के बाद शुरू होगी और उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये मामला जो है हाई कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत पहुंची थी, जिस पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में समाअत करने की वजह से फिर मामले को हाई कोर्ट डिफर किया गया। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है जल्द फैसला देने की जो है यहाँ पर जो दरख्वास्त की है, वजह इसकी है कि 2019 में कमलनाथ हुकूमत ने 14% ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाकर 27% किया था और भारतीय जनता पार्टी उस वक्त मुखालफत कर रही थी। लेकिन बाद में इसी भारतीय जनता पार्टी ने 27% रिजर्वेशन की जो है वकालत की और मामला जो है हाईकोर्ट में पहुंचा और आज 55 दरख्वास्तें जो हाईकोर्ट में पहुंची हैं उन सब पर समाअत चीफ जस्टिस की बेंच में होगी। और इसमें खास बात यह है कि हाईकोर्ट में मामला जेर समाअत है, उसके बावजूद जो है जो आयुष में PG के दाखिले थे उसमें हुकूमत के जरिए 27% रिजर्वेशन को नाफिज कर दिया गया। उस मामले को भी चैलेंज किया गया और आज लोगों की नजर उस पर बनी हुई है कि अदालत फैसला क्या देती है। क्योंकि अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की सियासत पर नजर डालें मंजरनामे पर, तो मध्य प्रदेश की जो आबादी है उसमें ओबीसी 52% है और दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों की नजर 52% वोट पर है। इसलिए दोनों ही पार्टियां 27% ओबीसी रिजर्वेशन की जो है हिमायत कर रही हैं और इसमें आज फैसला क्या आ सकता है उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। चलिए बताओ, आप अपनी नजर बनाए रखिए, दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत को इम्तिहान का सामना है। अपोजिशन ने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है, जिस पर कौमी असम्बली आज तलब की गई। ताहम अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग 28 या 29 मार्च को होगी। अपोजिशन का दावा है कि इसे तहरीक इंसाफ के अरकान की हिमायत भी हासिल है, जिससे तहरीक इंसाफ ने अदालत में चैलेंज किया है। हुकूमत मुनहरिफ अरकान को आर्टिकल 63A के तहत नाअहल करार दिलवाने के लिए कोशा है। हुक्मरान इत्तेहाद की अर्जी पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता ने तबसरा किया है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोट तो हर सूरत होगा, वोट डालकर शुमार न किया जाना तौहीन आमेज़ है। चीफ जस्टिस के मुताबिक वोटिंग के बाद ये तय होगा कि मुनहरिफ अरकान के साथ क्या किया जाएगा। ऐलानिया पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वोट करना पार्टी छोड़ने के मुतरादिफ होगा। ये मामला फिर इलेक्शन कमीशन के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से लड़कियों के स्कूल बंद करने पर मजम्मत की और अपने फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने को कहा है। तालिबान के इस फैसले पर कई दीगर आलमी तंजीमों ने भी मायूसी का इजहार किया और स्कूल फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया है। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे और अमेरिका के वज़राए खारजा के साथ साथ यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे के एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि तालिबान के ऐसे इक़दामात अफगान अवाम की यकीन दहानियों के खिलाफ। इन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि गैर मुतवक्किआ तौर पर तालिबान के इस इक़दाम की वजह से अफगानिस्तान की समाजी इंज़माम और इक़्तिसादी तरक्की को गहरा नुकसान पहुंचेगा। वाज़ेह है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने मुस्तक़बिल में तालिबान इंतज़ामिया को तस्लीम करने के लिए जो मुख्तलिफ शराइत पेश की हैं, इनमें लड़कियों की तालीम एक अहम मुतालबा है।
चीनी वजीर खारजा वांग यी दिल्ली पहुंच गए हैं। वो आज NSA अजीत डोभाल और वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात करेंगे। चीनी वजीर खारजा का ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस यूक्रेन जंग पर दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत और चीन दोनों इस मामले में गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। ये दौरा इस लिहाज से भी अहम है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लद्दाख सरहद और गलवान को लेकर तनाज़ा हुआ था, जिसके बाद दोनों ममालिक ने सरहद पर अफवाज की तादाद बढ़ा दी है। इसके अलावा सरहद पर अमन की बहाली की कोशिशों के तहत भारत और चीन के दरमियान फौजी मुज़ाकरात के 14 दौर भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए कोई ठोस हल नहीं निकल सका है। रूस के जरिए यूक्रेन पर जंग थोपे हुए आज 1 महीना मुकम्मल हो गया। यूक्रेन के कई शहरों में दो मुल्कों की फौज के बीच लड़ाई हो रही है। खार्किव में रूस ने बीती शब बमबारी की। मारियुपोल में घमासान जारी है। रूसी हमले के 1 माह मुकम्मल होने पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला न करता अगर इसे ये पता होता कि इसे सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, कितना तबाही का मंजर आपके सामने। रूस के जरिए यूक्रेन पर जंग थोपे हुए 1 महीना आज मुकम्मल हो गया है। लगातार रूस की तरफ से बमबारी का सिलसिला जारी है। हालांकि इस दौरान रूस को काफ़ी जानी और माली नुकसान का सामना भी करना पड़ा। यूक्रेन में तो तबाही मची ही, लेकिन रूस को भी बड़ी तादाद में अपने फौजियों की जान गंवानी पड़ी है। यूक्रेन के कई शहरों में दोनों मुल्कों की फौजों के बीच लगातार लड़ाई जारी है। खार्किव में रूस ने बीती शब भी बमबारी की है और बताया जा रहा है कि इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। मारियुपोल में भी लगातार घमासान जारी है। इसके अलावा कई और शहर हैं जहां लगातार रूस की तरफ से बमबारी जारी है। रूसी हमले के 1 माह मुकम्मल होने पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला न करता अगर इसे ये पता चलता कि इसे सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि रूस को सख्त मुज़ाहमत का सामना है। कई शहरों में उसको सख्त मुज़ाहमत का सामना है और लगातार यूक्रेन की तरफ से भी रूस पर उसके फौजियों पर हमले किए जा रहे हैं और कई इनके तोप को, इनके फाइटर्स को और इनके दीगर जो जंगी सामान है उसको नुकसान पहुंचाया गया है। तो लगातार 1 महीना हो गया है रूस के हमले को और लगातार रूस की तरफ से बमबारी का सिलसिला जारी है। कई शहर के शहर तबाह हो गए। रूस के जरिए यूक्रेन पर जंग थोपे हुए आज 1 महीना मुकम्मल हो गया। यूक्रेन के कई शहरों में दोनों मुल्कों की अफवाज आमने सामने है, लड़ाई जारी है। खार्किव में भी रूस ने बीती शब बमबारी की है। इसके अलावा मारियुपोल शहर में भी लगातार घमासान जारी है। दोनों फौज आमने सामने हैं और टक्कर है। रूसी हमले के 1 माह मुकम्मल होने पर यूक्रेनी सदर ने एक बयान जारी किया है। ये वीडियो पैगाम इन्होंने जारी किया और अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि अगर रूस को ये पता होता कि यूक्रेन में इतनी मज़ाहमत का सामना करना पड़ता तो रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो अब ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं। कल रात भी कई हमले किए रूस ने। आपको बता दें कि रूस पर यूक्रेन पर जंग थोपे हुए आज 1 महीना मुकम्मल हो गया। यूक्रेन के कई शहरों में दोनों मुल्कों के फौजों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। खार्किव में रूस ने बीती शब बमबारी की है, जिसकी वजह से काफ़ी वहाँ पर तबाही हुई है। मारियुपोल में भी घमासान जारी है। आसाम हुकूमत ने NRC की दोबारा तस्दीक के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया। रियासत के वज़ीर ज़राअत अतुल बोरा ने ये जानकारी दी। बोरा के मुताबिक ये फैसला ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन और दीगर मुकामी तंजीमों के साथ मीटिंग के दौरान लिया गया। इन्होंने कहा कि आसाम हुकूमत अगस्त 2019 में शाये हुई NRC फहरिस्त को कबूल नहीं करेगी। दूसरी तरफ आसू का कहना है कि NRC की हतमी फहरिस्त पे बहुत से गैर कानूनी बांग्लादेशी लोगों के नाम शामिल है, इसीलिए NRC फहरिस्त की दोबारा तस्दीक किया जाना ज़रूरी है।
कोरोना वबा के दौरान बामी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।